गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है और इसमें हम लोग देखने वाले अमाशय के बारे में और उससे आगे जो है जानकारी देंगे। तो सभी बच्चे अपना कॉपी और कलम निकालिए और फटाफट कुछ नोट जो मान लो कि हम बताएंगे पॉइंट होगा, जो लिखने वाला उसको लिखिएगा, कुछ समझने वाला उसको समझिएगा और वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे तक पहुंच जाए और वो बच्चे भी देख सके। समझ गए? तो अमाशय एक चौड़ी थैली रचना होती है। अमाशय एक चौड़ी थैली रचना होती है। अमाशय के दो भाग होते हैं, कार्डियक पाइलोरिक भाग। कार्डियक और पाइलोरिक भाग, ये दो भाग हैं अमाशय के। और अमाशय की रचना कैसी होती है? एक थैली की जैसी होती है। थैला जो होता है झोला वाला, उस टाइप की थैला की तरह। तो इसीलिए इसके लिखे हैं कि अमाशय एक चौड़ी थैली रचना होती है जिसके दो भाग हैं। समझ गया? अमाशय के बीच वाला भाग जो होता है पुंडरीक भाग होता है। अमाशय के बीच वाला भाग को हम पुंडरीक भाग कहते हैं। समझ गया? एपिथेलियम कोशिका का भाग जगह जगह पर धंसा होता है। समझ गया? एपिथेलियम जो कोशिका होता है, इसको ऐसे भी पढ़ सकता है एपिथेलियम। एपिथेलियम एपिथेलियम कोशिका का भाग जो है जगह जगह पे, यानी कि कहीं कहीं जगह जगह पे क्या होता है कि धंसा हुआ रहता है। धंसा हुआ भाग कोशिका का अमाशय ग्रंथि या जठर रस का निर्माण करते हैं। समझ गया? अमाशय ग्रंथि जठर रस का निर्माण करते हैं। धंसा हुआ भाग जो होता है कहीं कहीं पे, मान के चलो ये जा रहा है यहाँ पे जो है ये ऐसे जा रहा है, अब यहाँ पे धंस गया, फिर ऐसे जा रहा है यहाँ पे धंस गया, फिर ऐसे जा रहा है यहाँ पे धंस गया। तो ये सब भाग क्या है? धंसा धंसा भाग है कि नहीं? ये सीधा जाना चाहिए लेकिन ये धंसा हुआ भाग दिख रहा है। तो ये सब क्या करता है? जठर रस का निर्माण करते हैं। ये अमाशय ग्रंथि है। समझ गया? तो क्या होता है? अमाशय एक थैली जो है चौड़ी जैसी होती है और दो भाग होते हैं, कार्डियक पाइलोरिक अम्ल भाग, और बीच वाला भाग को हम पुंडरीक भाग कहते हैं। समझ गया? एपिथेलियम कोशिका का भाग जगह जगह पर धंसा हुआ रहता है। धंसे भाग में कोशिका अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करते हैं। जठर ग्रंथि से निकलता जो है वो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रस की बात करें, जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर ग्रंथि जो होते हैं उनकी कोशिका 3 प्रकार की होती है। जठर ग्रंथि की जो कोशिका होती है वो 3 प्रकार की होती है। श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं, मुख या जाइमोजिन कोशिकाएं। ये 3, यानी कि जठर ग्रंथि की जो कोशिका है वो 3 है। जठर ग्रंथि से निकलने वाला रस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो सभी बच्चे समझ गए? अब देखो, इस पार्ट को मैं पार्ट 3 में ही लेने वाला था, किसी वजह से वो पार्ट 3 रुक गया और मैं इसको पार्ट 4 में ले आए। समझ गया? नहीं तो ये उसी में ले लेते। जठर ग्रंथि से निकलने वाला रस कौन सा है? क्या कहते हैं उसको? जठर रस। और HCl निकलता है। जठर ग्रंथि से निकलने वाला रस को क्या कहते हैं? जठर रस। समझ गया? रे पूछेगा जठर रस किसे कहते हैं, तो जठर ग्रंथि से जो रस निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। जठर ग्रंथि में 3 कोशिका पाए जाते हैं। तीनों का नाम है श्लेष्मा, भित्तीय, मुख, या तो म्यूकस भी बोल सकता है, अम्लजन, मोजाइन। समझ गए? ये 3 कोशिकाएं हैं। जठर रस में क्या सब होता है? जठर रस में जो होता है उसमें क्या सब होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, म्यूकस होता है, श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। ये सब होता है। जठर रस में क्या सब होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, श्लेष्मा, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। ये सब क्या होता है? जठर रस में होता है। समझ गया? HCl का स्राव अम्लजन कोशिका द्वारा होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो स्राव होता है वो किसके द्वारा होता है? अम्लजन, इस कोशिका के द्वारा। अम्लजन कोशिका या भित्तीय कोशिका भी बोल सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ से होता है? अम्लजन कोशिका या भित्तीय कोशिका के द्वारा होता है। भोजन में प्रोटीन में का कार्य, भोजन में प्रोटीन का कार्य करने वाला कौन सा हार्मोन है? तो पेप्सिन। पेप्सिन हार्मोन है जो भोजन में प्रोटीन का कार्य करता है।
भोजन के प्रोटीन में जो कार्य करता है कौन सा है? पेप्सिन। पेप्सिन एक हार्मोन है जो भोजन में प्रोटीन का कार्य करता है। भोजन के प्रोटीन में जो कार्य है करता है कौन सा है? पेप्सिन हार्मोन है जो भोजन के प्रोटीन में कार्य करता है। जीवाणुनाशक की तरह कौन काम करता है? जीवाणुनाशक, जैसे मान के चलो तुम लोग देखा होगा कि खेत में जो है कुछ जीव जंतु को मारने के लिए दवाई का छिड़काव करते हैं, तो उसके तरह कौन काम करता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। समझ गया? अब इनको मिटा के आगे हम बढ़ जाते हैं। चलो, हमारे पेट की रक्षा कौन करता है? म्यूकस ग्रंथि कोशिकाएं जो है, म्यूकस कोशिकाएं जो है वो हमारे पेट की रक्षा करता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बताए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक ब्लेड जो होता है, ब्लेड देखा होगा जिसे बाल दाढ़ी बनाता है, उसको भी गला देता है। उसको भी क्या करता है? गला देता है। इतना ये खतरनाक होता है HCl कि एक ब्लेड को भी गला सकता है, जिससे हम लोग बाल दाढ़ी बनाते हैं। समझ गया? तो आप सोच सकता है कि HCl जब इतना खतरनाक है कि एक ब्लेड को गला सकता है, तो मनुष्य के जो पेट में ये रहता है तो पेट को क्यों नहीं गलाता है? उसकी रक्षा करने वाला होता है, इसलिए उसको नहीं गलाता है। समझ गया? जठर रस से प्रतिदिन बात करें तो 3 लीटर रस निकलता है। जठर रस से प्रतिदिन 3 लीटर रस निकलता है। समझ गया? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जठर रस से प्रतिदिन कितना लीटर रस निकलता है, तो 3 लीटर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना खतरनाक होता है जो ब्लेड को गला सकता है। समझ गया? तो सोच लो कि जब ब्लेड को गला सकता है, जिस ब्लेड से थोड़ा सा अगर कहीं मार दे तो क्या होता है? उसको काट के ब्लड निकाल देता है। उस ब्लेड को ये गला देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ गया? तब सोच सकता है कि पेट को क्यों नहीं गला पाता है। समझ गया? आमाशय से कभी कभी अधिक अम्लीय निकलने लगता है। आमाशय से क्या होता है? आमाशय बोले तो पेट, आमाशय बोले तो पेट। इससे कभी कभी क्या होता है? अधिक अम्लीय निकलने लगता है। अम्लता जो है अधिक निकलने लगता है। इसका मतलब होता है म्यूकस घट जाता है। पेट से अम्लीय जब अधिक निकलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि म्यूकस घट गया है। क्या घट गया है? म्यूकस घट गया, जिसके कारण पेट से कभी कभी ज़्यादा अम्लीय निकलता है। सभी बच्चे समझ गए कि नहीं समझे? बताओ। जिसे पेट में काला धब्बा दिखता है, दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है? काला काला धब्बा दिखने लगता है। जब आमाशय से क्या होता है कि अम्लता निकलने लगता है तो म्यूकस घट जाता है, उसके पेट में कैसा काला काला धब्बा दिखने लगता है। पेट में जो होता है वो क्या होता है? काला काला जो धब्बा दिखता है, तो समझ लेना इसके जो है ना पेट से अम्लता जो है ना अधिक मात्रा में निकल रहा है, जिसके कारण जो है म्यूकस की मात्रा घट गया है और ये काला काला धब्बा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? काला काला धब्बा दिख रहा है। समझ गया? तो ये है। जठर रस से प्रतिदिन कितना लीटर रस निकलता है? 3 लीटर। कितना लीटर? 3 लीटर। अल्सर घाव, अल्सर घाव के बारे में सुना है? अल्सर घाव, अल्सर घाव के बारे में कोई सुना है? अल्सर घाव जो होता है ना, म्यूकस के घटने से होता है। किसके घटने से? म्यूकस के घट जाने से अल्सर घाव होता है और पेट में काला काला धब्बा दिखने लगता है, और उसी धब्बा को हम लोग क्या कहते हैं? अल्सर। और वही धब्बा जो है धीरे धीरे घाव में बदल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्सर घाव। तो अल्सर घाव कैसे होता है? पेट से अम्लता ज़्यादा निकलता है तो म्यूकस घट जाता है, और म्यूकस जब घट जाता है तो पेट में काला काला धब्बा दिखने लगता है। उसी से क्या होता है? अल्सर घाव हो जाता है। उसी से क्या हो जाता है? अल्सर घाव हो जाता है। समझ गया? अल्सर का पूरा नाम बोलो। अल्सर जो है उसका पूरा नाम बताओ। कोई जानता है? किताब में देख लो अल्सर का पूरा नाम, या लिख दे इनको हम। चलो इनको मिटा के हम लिख देते हैं अल्सर का पूरा नाम। अल्सर घाव जो होता है उसका पूरा नाम। चलो, तो अल्सर का पूरा नाम क्या है? पेप्टिक अल्सर। क्या नाम है?
पेप्टिक अल्सर। और ये कहाँ होता है पेप्टिक अल्सर? पेट में होता है। कहाँ होता है? पेट में होता है। क्यों होता है ये बीमारी? लंबे समय तक जो व्यक्ति भूखा रहता है उसी व्यक्ति को अल्सर घाव होता है, बीमारी होता है। समझ गया? लंबे समय तक, क्योंकि लंबे समय भूखे रहने से क्या होता है, म्यूकस की मात्रा घट जाता है, अम्लीयता बढ़ जाता है और निकलने लगता है। इसी के कारण ये सब बीमारी होता है। जब म्यूकस घट गया तो क्या होगा? अल्सर का उत्पन्न हो जाएगा। और जब अल्सर उत्पन्न हुआ, धब्बा निकलने लगा काला काला, तो समझ जाना कि अल्सर घाव उत्पन्न हो गया, बीमारी उत्पन्न हो गया। तो इसीलिए व्यक्ति को लंबे समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए, इसी के लिए। समझ गया? नहीं तो ये घाव उसमें उत्पन्न हो जाएगा जो लंबे समय तक रहता है। समझ गया? प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन। प्रोटीन जो होता है उसका पाचन पेप्सिन करता है। और वसा का पाचन, यहाँ पे लिख देना वसा। तो समझ गया? वसा का पाचन एंजाइम करता है और प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है। अब बच्चों ध्यान देना कि अब हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन पूछेंगे। तो सभी बच्चे रेडी है ना क्वेश्चन के लिए? जल्दी बोलो, सब है रेडी? चलो, हम जब क्वेश्चन लेंगे तुम लोग याद रखना कि एक पेज अलग से रखना और उस पर जो क्वेश्चन पूछेंगे उस क्वेश्चन का जवाब लिखना। तुमसे कितना सही जवाब होता है और कितना गलत दे पाते हो। और जो क्वेश्चन अगर छूट जाए उस क्वेश्चन को नोट कर लेना। समझ गया? तो हम क्वेश्चन कुछ लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, 15 से 20 को क्वेश्चन लेंगे और उन क्वेश्चन में देखते हैं तुम लोग कौन कितना लाते हो। ये अपने कागज़ पे नोट करते हुए जाना। समझ गया? क्योंकि मान के चलो हम तो सबके पास देख नहीं रहे हैं तुम्हारा कितना सही हुआ नहीं, लेकिन कमेंट बॉक्स में सब ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा कि मेरा इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ। समझ गए? तो पहला क्वेश्चन है कि अमरबेल के पौधे में डैश पोषण होता है। अमरबेल के जो पौधा होता है उसमें कौन सा पोषण होता है? पहला क्वेश्चन है अमरबेल के पौधे में डैश पोषण होता है। जल्दी बताओ, अमरबेल के पौधे में डैश पोषण होता है? तो परजीवी पोषण। कौन सा पोषण? परजीवी पोषण। चलो, कौन कौन बच्चा का ये सही है? जिसका सही है सही मारो, जिसका गलत है, जो गलत लिखा है वो गलत कर दो। ये नहीं, उसके बाद देखो उसका आंसर भी लिखते जाना। समझ गया? तो हम जैसे ही इधर क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे उसका आंसर देते हैं, फिर वो बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है अमीबा अपना भोजन डैश में करता है। फोड़ता है, तोड़ता है, करता है। जल्दी बताओ, अमीबा अपना भोजन किस में तोड़ता है? अमीबा की बात करें, अपना भोजन या पकड़ता है? चलो पकड़ता है पूछते हैं, बताओ। अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है या डैश के द्वारा पकड़ता है? तो कूटपाद। कूटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है, ग्रहण करता है। किसके कारण? कूटपाद के द्वारा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन डैश से पकड़ता है, तो क्या लिखेंगे? कूटपाद लिखेंगे। अगला है दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। दांत जो होता है, दांत का वह भाग जो मसूड़ा के अंदर धंसा होता है उसको क्या कहते हैं? जल्दी, तेजी से जल्दी बताओ, क्या कहते हैं उसको? सिर। सिर या जड़? सिर या जड़? क्या कहते हैं? अरे सिर या जड़? सभी समझ गए कि नहीं? दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। प्रत्येक दांत के भीतर एक डैश होते हैं। प्रत्येक दांत जितने भी होते हैं उन दांत के भीतर एक डैश होते हैं। क्या होते हैं? मज्जा गुहा। मज्जा गुहा। क्या होते हैं? मज्जा गुहा। क्या होते हैं? मज्जा गुहा। अगला क्वेश्चन आता है कि दांत का अधिकांश भाग क्या कहलाता है? दांत का अधिकांश भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन। डेंटाइन। दांत का अधिकांश भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। प्रत्येक दांत के भीतर में क्या होता है? मज्जा गुहा होता है। प्रत्येक दांत के भीतर में मज्जा गुहा। और दांत का अधिकांश भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंटाइन। चलो आगे क्वेश्चन पूछे। डेंटाइन के ऊपर का क्या होता है?
जल्दी बताओ। अगला क्वेश्चन है कि डेंटाइन के ऊपर डैश होता है जो हड्डियों से अधिक कड़ी और पीले रंग की होती है। दांत के ऊपर डैश होता है, समझ गया, जो हड्डियों से भी मजबूत, कड़ी और पीले रंग का होता है। इनामेल होता है। क्या होता है? इनामेल, समझ गया। दांत के ऊपर क्या होता है? एक कड़ी होती है और हड्डी से भी मजबूत होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। दांत डैश प्रकार के होते हैं, जल्दी बताओ। दांत डैश प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में डैश दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य जो होते हैं उनके मुख गुहा में कितने दांत होते हैं? जल्दी बताओ। 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। और ये दांत कितने भाग में बटा होता है? 4 भाग में। एक वयस्क मनुष्य के अंदर, उसके मुंह के अंदर जो है 32 दांत होते हैं और वो दांत 4 भागों में बटा होता है। 4 भाग का नाम हम लिखा दिए हैं बच्चे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है कि दांत के प्रकार के नाम बताए। जल्दी बताओ। दांत के प्रकार के नाम, ये 4 प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार का नाम बताना है। कतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक, पश्चवर्णक। समझ गया? किन किन बच्चों का सही हुआ? जिसका सही हुआ सही लगाओ, जिसका गलत हुआ काटो। तो दांत के 4 प्रकार है, दांत के भाग जो है 4 हैं और चारों भाग के नाम पूछ रहे हैं। तो कतरनक, भेदक और अग्रचवर्णक, पश्चवर्णक। समझ गया सभी बच्चे? तो ये है हमारा क्वेश्चन। चलो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि हमारे मुंह का पीएच मान। हमारे मुंह का पीएच मान बता सकता है कोई? बच्चे बताओ। हमारे मुंह का पीएच मान, पीएच वैल्यू कितना है? 5.6। कितना है हमारे मुंह का पीएच मान? 5.6। शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान बताओ कोई बच्चे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7.0, यानी उदासीन होता है। समझ गया? ताजे दूध का, ताजे दूध का पीएच मान बोलो, जल्दी बताओ। 6.5 होता है। ताजे दूध का पीएच मान 6.5 होता है। रक्त का पीएच मान बोलो। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। और एक है चूना जल। चूना जल का क्या होता है? जल्दी बताओ। चूना जल का जानते हो कि नहीं जानते हो? चूना जल यानी H क्या होता है? 11 होता है इसका। H यानी 11। चूना जल का कितना होता है? 11। समझ गए रे? हमारे शरीर का पीएच पारस 7 से 7, यानी कि हमारे पीएच का जो, हमारे शरीर का पीएच जो है 7.0 से 7.8 तक काम करता है। समझ गए? हमारे शरीर का पीएच जो है 7.0 से 7.8 तक काम करता है। समझ गया? गरसनी के 2 छिद्र के नाम बताए। अभी तुरंत जस्ट मैं पिछले वीडियो में बताया था, गरसनी के 2 छिद्र के नाम बताओ, जल्दी बताओ। गरसनी के 2 छिद्र, निगल द्वार और कंठ द्वार। बताया था कि नहीं? गरसनी के 2 छिद्र, निगल द्वार और कंठ द्वार। अगला क्वेश्चन आता है, आमाशय का अग्रभाग डैश कहलाता है। आमाशय जो है हमारे पेट का अगला भाग क्या कहता है? क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। आमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है? कार्डियक। और पश्च भाग पूछे तो तुरंत ये भी बताए थे ना। तो कार्डियक कौन सा भाग है आमाशय का? अगला भाग, अगला भाग, अगला भाग। समझ गया? हमारे आमाशय का अगला भाग क्या है? कार्डियक है। समझ गया? जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं डैश प्रकार की होती है।
जठर ग्रंथि जो कोशिका होती है वो कितने प्रकार की होती है? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जठर ग्रंथि की कोशिकाएं डैश प्रकार की होती है, या फिर ऐसे पूछ सकता है जठर ग्रंथि की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, जल्दी बताओ। तो वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तीनों प्रकार हम बता दिए हैं। जठर ग्रंथि की 3 प्रकार की कोशिकाएं होते हैं, समझ गया। अगला क्वेश्चन आता है जठर रस में डैश होता है। जठर रस में क्या सब होता है बताओ। अभी जस्ट बताए थे ना कि जठर रस में क्या सब होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिन होता है, बताए थे कि नहीं? तो ये सब होता है, समझ गया। पेप्सिनोजन भी होता है जठर ग्रंथि के रस में, समझ गया। अगला क्वेश्चन आता है प्रोटीन का पाचन कौन करता है? इस क्वेश्चन करने से पहले ही एक बार बता चुके हैं, फिर से पूछ रहा हूँ। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है। कौन करता है? पेप्सिन करता है। वसा का पाचन कौन करता है? एंजाइम करता है। वसा का पाचन कौन करता है? एंजाइम करता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा डैश जो है खाली जगह देके जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। तो जस्ट इससे पहले हमने बताए कि HCl जो है जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस तरह कार्य करता है? जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। एक और क्वेश्चन है कि डैश HCl अम्ल तथा एंजाइम से पेप्सिन से आमाशय की सुरक्षा करता है। ये सबसे सुरक्षा करता है, यानी HCl से भी करता है, पेप्सिन से भी करता है, ये समझ गया। ये सब एंजाइम से भी करता है। तो कौन करता है? म्यूकस करता है। पूछेगा कि पेट की रक्षा कौन करता है, तो याद रखना म्यूकस, या इस म्यूकस ही सबका रक्षा करता है। अगर जिसके अंदर यानी म्यूकस की मात्रा घट जाए तो क्या होगा? लाइट चला गया रे। म्यूकस की मात्रा घट जाए तो समझ लेना उसके अंदर धीरे धीरे अल्सर बीमारी उत्पन्न होने लगेगा, समझ गया। अब हम लोग देखने वाले हैं अगले पार्ट जो होगा हमारा पार्ट 5 वीडियो, उसमें हम देखेंगे छोटी आंत। क्या देखेंगे? छोटी आंत। इसको तुम लोग बच्चे कॉपी पे लिख लो ताकि अगले वीडियो देखो तो छोटी आंत के बारे में जानकारी लो। छोटी आंत, कौन सी आंत? छोटी आंत के बारे में, और पार्ट 5 में आएगा ये छोटी आंत। तब तक के लिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं। जो भी बच्चे बने हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।